Once again, we are here in our online class where we have to study today the DNA packaging. DNA packaging भी हम लोग पढ़ना है, and today's topic is very important as we have studied in our previous video. You have seen that in previous video we have studied about DNA, and today पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लें जो हम लोगों ने कल पढ़ा है। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे दैट शुड बी रिवाइज्ड। इफ वी सी दैट we have to go for revision of previous video. So we had studied about DNA. The full form is डीऑक्सी। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना बार आपका रिवीजन होता है, इसलिए मैं बार बार इसको लिख देती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हम लोगों ने पढ़ा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द क्लास, so it is better. Chemical structure of DNA. DNA is made up of how many components that we have studied today, yesterday. One is nitrogenous base. Sorry, this is nucleotide I had written. ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ लिया है वैसे, बट whenever I start a new lesson I give you some revision। तो ये रिवीजन है, और रिवीजन हम हमेशा करते हैं। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम एक ही बात को कई बार हमें बताना है ताकि आपको ये एकदम समझ में कंप्लीट आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाइट्रोजनस बेस टू टाइप्स के हो जाएंगे, वन विल बी प्यूरिन एंड अनदर विल बी पायरिमिडिन। प्यूरिन अगेन टू टाइप्स के होंगे, जो अभी कल हम लोगों ने सब चीज पढ़ लिया है। एडेनिन और क्या होंगे, गुआनिन, पायरिमिडिन। याद रखना है हमेशा, इसको मेमोराइज करिए अच्छे से एंड यू विल डू बेटर इन योर एग्जाम। आई एम थायमिन, साइटोसिन and one will be uracil. I had told you sugar is also of two types. One will be ribose sugar, another will be deoxyribose sugar. तो इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो राइबोज सुगर आरएनए में मिक्स, we can see the ribose sugar only in RNA, but deoxyribose sugar in the case of DNA. Here uracil will be seen in the case of RNA, but thymine and cytosine will be found in DNA. So we had studied the structure also in the book also that we had studied last day. In my previous video we had studied many things. We had studied the double stranded DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से फॉस्फेट एंड सुगर मेक द बैकबोन ऑफ वन स्ट्रैंड, बिकॉज वी नो दैट डीएनए इज ए डबल हेलिकल structure. If DNA is a double helical structure, then we have to know that like one strand, this is the one strand. If we talk about another strand, you can see that you should have also मेक द प्रैक्टिस। तो टू स्ट्रैंड हम लोग देख रहे हैं, हमेशा एक की तरह। हमेशा इसमें क्या देखना है, एक स्ट्रैंड जो है 5'3 है, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3'5 होगा। और जब भी प्राइम इस पे जो फॉस्फेट और सुगर अटैच होंगे और इसमें जब एडेनिन यहाँ लगा होगा, तो दूसरे स्ट्रैंड से यहाँ पे क्या आएगा, तो थाइमिन आएगा, बिकॉज वन विच प्यूरिन, तो वन क्या चाहिए, पायरिमिडिन। अब ये डायग्राम में आपका एकदम क्लियर है।
and you should study the diagram very well. You can practice, write it with your own hand. अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने नोटबुक पे नहीं लिखोगे, then you can't think that you are getting good marks and by only watching the video. Watching the video is good thing, but if you have to, you have to make the practice of this diagram. This is the best formula for double stranded polynucleotide chain. Here phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar. So we can say this is the main backbone of DNA strand. One DNA strand का जो main backbone क्या है, phosphate और sugar, और उसी sugar से फिर attach होता है nitrogenous base. और जो वन स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड अगर कोई है उसमें जो भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है, तो दूसरे स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे एडेनिन विल ऑलवेज ज्वाइन विथ थायमिन, थायमिन विल ऑलवेज ज्वाइन विथ एडेनिन, guanine join with cytosine, cytosine with guanine. These things already we had discussed yesterday. The distance also, कि दोनों बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है, ये बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस ऑल्सो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की अगर मैं बात कर दूं तो ये भी आपको देखना है कि ये 0.34 nm नैनोमीटर में होते हैं. एंड प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिकल बॉन्ड. और हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ा था, जिसमें कि जब एडेनिन ज्वाइन होते हैं थायमिन से तो डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का. सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था, जिसमें दो इस प्रोसेस पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है आगे in details. But today this is the principle of central dogma, that central dogma has two steps of transcription and including transcription and translation both. The main topic of today's is packaging of DNA helix. What is packaging of DNA helix? अब ये लाइन को पढ़ने के लिए हमें लेंथ ऑफ डीएनए जो हमने पढ़ा है कल के वीडियो में हमने लेंथ ऑफ डीएनए को लेक्चर किया था, और उसका जो लेक्चर था उसमें लेंथ ऑफ डीएनए डिस्कस किया गया था कि बैक्टीरियोफेज के कितने हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के कितने हैं, तो फिर एस्केरिकिया कोलाई के क्या हैं, और फिर आपके ह्यूमन जीनोम के क्या हैं. तो ये हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, और बुक में बहुत ही डीपली इसको मैंने डिस्कस किया था. और आई होप कि एवरी स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. मैंने बताया था बहुत सारी बातें कुछ ऐसी हैं जो मेमोराइज आपको करनी है. तो बैक्टीरियोफेज में आपने पढ़ा था 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है, जबकि लेमडा में 48502 बेस पेयर है, एस्केरिकिया कोलाई में इतने हैं 4.6 इंटू 10⁻6 हैं. लेकिन ह्यूमन डीएनए की बात अगर कर रहे थे तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स है. अब 9 जो बेस पेयर्स हैं उसी बेस पेयर्स के अकॉर्डिंगली ये देखना होगा कि आखिर एक डीएनए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियाई. अब न्यूक्लियाई कहाँ पे रहता है, तो ये सेल के सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए पाए जाते हैं. अब ये डीएनए इतनी लेंथ है और ये अंदर में कैसे जाता है, न्यूक्लियस की साइज से तो ये ज़्यादा, इसकी साइज ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि लेंथ ऑफ डीएनए इज टू मच. In human case, we can say that 6.6 into 10⁻9 base pair, we can say डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर. अगर टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर का हम लोग 0.34 nm जानते हैं, तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा. लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मैमेलियन सेल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, तो इसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इट इज अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानने के लिए. ये हुआ आपका 2.2 मीटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. लेंथ ऑफ डीएनए को अगर मीटर्स में लाया गया तो 2.2 मीटर्स हो गया. अब इतने बड़ी डीएनए है, अब इसे न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग करनी है, तो पैकेजिंग कैसे होगा. दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए. डीएनए, हाउ डीएनए इज एडजस्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस, the location of the DNA is inside the nucleus. So in prokaryotes if we say that, because Escherichia coli को हमेशा लिया जाता है एग्जाम्पल्स के लिए, तो
इन प्रोकैरियोट्स लाइक एस्केरिकिया कोलाई, ये कॉम्प्लिकेशन जो होती है प्रोकैरियोट्स में कम होती है बट यूकैरियोट्स में ज्यादा होती है. जब लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन द डीएनए पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड both prokaryotic and eukaryotic like escherichia coli cell. They do not have a defined nucleus. Already you know prokaryotes वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके न्यूक्लियाई कंप्लीट डेवलप नहीं होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं. तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल. आप लोग के एग्जाम की अच्छी तैयारी होनी चाहिए. क्लास 12 के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और वो बोर्ड एग्जाम्स में जो बायो की पेपर होगी इसमें आपके 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के. जिस थ्योरी में आपके जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ाई हो रही है, जो यूनिट पढ़ रहे हैं, ये यूनिट 7 में, इसमें 20 मार्क्स आपको आने का है. तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे ताकि आपका इसमें से नंबर ना कट सके और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे. And it will help you in for further competitive exams also, for agriculture, for medical, for any type of exams wherever you want to appear. तो it will be better कि आप इसको अच्छे से देखो और इसको अच्छे से समझो. If you have any doubt you can write in comment section. Time and again I tell you. सो इन प्रोकैरियोट्स आपको क्या देखना है, एस्केरिकिया कोलाई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल इसके लिए लिया जाता है, इस पे स्टडी होती है. इसमें न्यूक्लियस पाए नहीं जाते हैं लेकिन डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल. डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए जो होते हैं वो डीएनए इज ऑलवेज क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड. वी कैन से हियर लाइक दिस, निगेटिवली चार्ज्ड हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं जिसके साथ कुछ प्रोटीन्स मिले होते हैं दैट है पॉजिटिव चार्जेज और उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्योंकि आप जानते हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताएंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या होता है. अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, मीन्स कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जितना आप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो इसमें नहीं पाए जाते हैं. But because this is a living organism and it will certainly reproduction will be taking place or division, cell division will be taking place. तो इसमें डीएनए की अहम भूमिका है. डीएनए इज फाउंड but DNA is not found inside the nuclei, because I have told you in normal animal cell you find, if you see normal animal cell then you will find what, there will be one nucleus and this will be covered with the, this will be surrounded by a nuclear membrane. ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो रही है, आप अच्छे से समझ जाओगे और उसके बाद खुद ही लिखोगे अच्छी तरह से. यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो इट इज कॉल्ड, तो इस रीजन को जहां पर ये डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की डायग्राम अगर मैं बता रही हूँ प्रोकैरियोटिक, और इसमें मैं अभी कुछ नहीं और कोई ऑर्गेनल्स आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ डीएनए की बता रही हूँ. तो ये डीएनए जो है, ये डीएनए जहाँ पे पाया जा रहा है इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर. DNA being negatively charged is held with some proteins and that have positive charges in a region termed as nucleoid. उस region को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं. और डीएनए जो है वो लूप में अरेंज होता है. जैसे आपके पास बहुत लंबे धागे होते हैं, आप ऊल के बॉल्स देखे होंगे कि ऊल्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है. ऊल्स को भी किसी चीज के किनारे सराउंडिंग को अरेंज करने पर बहुत लंबी अगर धागे हैं तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो. तो in the same fashion here DNA nucleoid is organized in large loops held by proteins. This is the case of prokaryotic cells. Now let us come about eukaryotic cells. What are eukaryotic cells? In eukaryotes, what happens in eukaryotes? Many times I have discussed
What are eukaryotes and what are prokaryotes? Eukaryotic organism means कि true nuclei. Carrion, carrion means क्या होता है? Nuclei. The word carrion, carrion means हमेशा हमें जानना है जहां भी आपका वर्ड carrion दिखेगा वहां पे eukaryon अगर दिख रहा है तो eukaryon यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई. एक्चुअली यू मीन्स ट्रू हम कह सकते हैं और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस कह सकते हैं. तो जो मैमेलियन सेल हैं इन सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड organelles are not present in prokaryotic cell. So let us understand the topic very well. In eukaryotes, this organization is much more complex. डीएनए पैकेजिंग जो है यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स. वहां पे भी आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर सिमिलैरिटी अगर मैं बता दूं तो प्रोकैरियोटिक में, और मैं तो अक्सर ये देखती हूँ पढ़ाई जब करें तो जब दो टॉपिक हो उस लेवल का तो हम लोग उसका पैरेलल स्टडी करें ताकि उसकी बहुत ही फायदा होता है और आपको भी आपकी समझ में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपने अभी क्या पढ़ा? डीएनए. डीएनए पाया जाएगा और डीएनए क्या होगा तो निगेटिवली चार्ज्ड होगा और डीएनए के साथ साथ कहाँ पे वहां पे क्या होगा तो प्रोटीन्स होंगे. प्रोटीन्स क्या होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और इन दोनों को मिलाकर ही हम उस रीजन को, उस एरिया को, उस पोर्शन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड. किस केस में? प्रोकैरियोटिक सेल के केस में. Now about eukaryotic cell. What are the eukaryotic? What is the complexity about DNA packaging in a eukaryotic cell? Let us understand from the book because I have always told you that believe in NCERT book, blindly believe. मीन्स कि आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो देन यू आर 100% श्योर यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स एंड यू आर एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इवन एमसीक्यू. लेट अस हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बाद में. पहले हम टॉपिक को समझ लें अच्छे से. This organization is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. आप समझ रहे हैं? basic proteins जो है उसको क्या कर रहे हैं? histones कह रहे हैं. Protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with charged side chains and histones are rich in basic amino acids रेसिड्यूज लाइक लाइसिन एंड आर्गिनिन. देखो अब बहुत सारी बातें याद भी रखनी है आपको. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया क्वेश्चन एक. व्हाट डज हिस्टोन? हिस्टोन कंसिस्ट ऑफ विच एमिनो एसिड्स? इस लाइन से एक क्वेश्चन हमने जनरेट किया. क्या क्वेश्चन जनरेट किया? तो अभी हमने जनरेट किया है लाइसिन एंड आर्गिनिन. आर्गिनिन. आपको एमिनो एसिड्स की नाम सब याद रखनी होगी. एमिनो एसिड्स 20 होते हैं और वो 20 एमिनो एसिड्स की नाम आपको याद रखनी है. आई विल हेल्प यू. साढ़े 20 एमिनो एसिड्स की नाम मैं बता दूंगी और आपको याद रखना होगा. लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक क्वेश्चन है. हिस्टोन कंसिस्ट ऑफ विच एमिनो एसिड्स? लाइसिन एंड आर्गिनिन. These amino acids are basic amino acids. मीन्स कि कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक होते हैं तो उसमें आपको ये बेसिक एमिनो एसिड्स की चर्चा हो रही है. और ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जिसको हिस्टोन्स कहते हैं,
क्योंकि कि डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपने देखा डीएनए इज अटैच विद द प्रोटीन्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो डीएनए इज अटैच विद द प्रोटीन्स, हियर प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन्स। यहाँ पे प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं, और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उस पे जो एबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड चाहिए उसमें, so histones are rich in basic amino acids lysine and arginine, so both amino acid residues carry positive charges in their side chains। तो आप पढ़ लिए कि हिस्टोन्स में दो एमिनो एसिड कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्गिनिन, लाइसिन एंड आर्गिनिन, एंड दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। तो हिस्टोन्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब ही है वहां पे 8 कंपोनेंट्स होंगे उसके, तो जहां पे 8 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑक्टा कहते हैं। क्योंकि हिस्टोन्स के 8 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं तो इसको कहते हैं हिस्टोन्स ऑक्टामर, हिस्टोन्स ऑक्टामर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। अब आप इस लाइन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हियर ऑल्सो प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन नहीं करके हम इसको कह रहे हैं हिस्टोन, और हिस्टोन जो है उसमें 8 मॉलिक्यूल्स है। हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी आर कॉलिंग इट हिस्टोन ऑक्टामर, वी आर कॉलिंग इट हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छे से समझ जाओ बच्चे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू कंटिन्यू योर स्टडीज विथ बायो इन फ्यूचर ऑल्सो इन बैचलर एंड इन मास्टर्स, और you prepare for medical exams, these are the very important topic and you have to understand it very well। तो हिस्टोन ऑक्टामर आप देख रहे हो ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर अब हम समझ रहे हैं कि अब आप समझ रहे होंगे डीएनए अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। हियर ऑल्सो सिमिलैरिटी आप देख लीजिए, प्रोटीन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिस्टोन्स कहते हैं। क्योंकि हिस्टोन्स के 8 मॉलिक्यूल्स है इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन इज वन, हिस्टोन हैज द एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कौन से पाए जाते हैं उसमें, तो लाइसिन एंड आर्गिनिन पाए जाते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ऑलवेज अंडरस्टैंड, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। और इस एरिया को अभी हमने एक चीज और नहीं छोड़ा कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इन सबको मिलाकर अगर मैं कर रही थी वहां पे न्यूक्लियोइड, मीन्स कि ये जो आप पढ़ रहे हो प्रोकैरियोटिक सेल्स, लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक में इसे कंबाइंडली हम लोग न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा और इसको न्यूक्लियोसोम अरेंज कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो यू कैन सी हियर a typical nucleosome has 200 base pair of DNA helix। this is again a question, टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के होंगे। रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन होंगे। थ्रेड लाइक स्टेंड कलर्स, स्टेंड का मतलब होता है जब कोई आप उस पर केमिकल्स डालते हो, लाइक अगर हम कभी सैफ्रानिन और इओसिन, जब आप कंप्यूटर बायोलॉजी लैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे सैफ्रानिन और इओसिन। तो इनको डालने से अगर उस स्लाइड पे, सपोज दिस इज द स्लाइड एंड यू हैव पुट ए मटेरियल, कोई भी आपने सेक्शन किया या कुछ भी किया, न्यूक्लियस निकाला, तो फिर इस पर जब आप ड्रॉप डालते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ इओसिन डाल देते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन डाल देते हैं, तो यहाँ पर जो आपने डाला, इस ये डालने से क्या इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो जिस एरिया में कलर चेंज होगा और कुछ एरिया में कलर चेंज नहीं होगा, तो जो कलर होता है उसको, जो कलर ले सकता है, कलर एब्जॉर्ब करता है, तो उसको स्टेंड
और जो कलर नहीं एब्जॉर्ब करता है तो उसको अनस्टेन्ड कहते हैं। और इसके लिए आपको देखा जाएगा कि क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन थ्रेड में जो होते हैं वो स्टेन्ड बॉडीज हैं। Like here, nucleosome constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. क्रोमैटिन जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो आप देखते होगे, जैसा डायग्राम कभी कभी आप बनाते हो तो इस तरह का आपको बनाने कहा जाता है कि आप जब माइटोसिस मियोसिस का डायग्राम बनाते हैं तो भी आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स दिखानी पड़ती है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब आप देखो, जैसे सपोज करो कि दिस इज द क्रोमैटिन थ्रेड, और हर क्रोमैटिन थ्रेड पर एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोसोम हम दिखा रहे हैं, कई न्यूक्लियोसोम्स दिखा रहे हैं। दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स। यू कैन अंडरस्टैंड वन न्यूक्लियोसोम हैज हाउ मेनी थिंग्स। अब आप ये समझो कि इन न्यूक्लियोसोम के, मैं तो न्यूक्लियोसोम एक वर्ड बोल दी, but can you imagine what are the things, what are the components that a nucleosome consists of? न्यूक्लियोसोम में कितने चीज होंगे? डीएनए होंगे, और क्या होंगे? तो हिस्टोन होंगे, हिस्टोन ऑक्टामर होंगे, और हिस्टोन ऑक्टामर, और ये डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर लाइक ए बीड्स, इसको मोती की तरह जो है ये थ्रेड में लग रहा है, इसको रखा गया है, इसलिए इसको कहा गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और बुक में भी आप देखो, ये बुक आप देख लो, देखो ये थ्रेड है और ये कहाँ पे बीड्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है। तो बीड्स क्या है? न्यूक्लियोसोम्स है। ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। This is electron microscopic picture and beads on string can be seen here, can be viewed. Under how many beads do you imagine are present in a mammalian cell? तो mammalian cell में कितने beads पाए जा सकते हैं, कितने न्यूक्लियोसोम्स पाए जा सकते हैं? तो you have to take it out, you can imagine, you can work out on this pattern. The bead on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber. इस तरह से chromatin का thread बनता है, and which are further coiled and condensed at metaphase stage. Metaphase stage of cell division. अब cell division आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, I don't know, because cell division आपकी क्लास 11 में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली इन क्लास 11, ये 7-8 से बच्चे को पढ़ाया जाता है कि सेल डिवीजन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जब भी कोई सेल होगा तो उसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस के फिर 5 स्टेज होते हैं, ये सब आपको एकदम याद रखना है, पढ़ना है अच्छे से। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड वन इज टेलोफेज। अभी हमने पढ़ा मेटाफेज, इसलिए मैं मेटाफेज के अनुसार आपके पास आ गई हूँ, ये आपको सारा स्टेज बताने के लिए। हम मेटाफेज स्टेज पढ़ रहे थे, माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे थे, और कहाँ होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है। तो 2 तरह के डिवीजन होते हैं, ये जो है जर्म सेल्स में होते हैं। मियोसिस जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, उसमें मियोसिस की बाद में हम इसमें डिफिनीशंस करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, अगर चेंज हो जाएगी टॉपिक आपकी। सो मेटाफेज स्टेज में क्या है? सेल डिवीजन में वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और फर्दर क्वाइल्ड भी होते हैं। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स which collectively are referred to as non-histone chromosomal proteins. तो पैकेजिंग करने के लिए, अब यहाँ आप देखो, दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू। फिगर 5.4a, एक न्यूक्लियोसोम, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम को अगर मैं देख रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये H1 हिस्टोन है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, और इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर मीन्स 8 मॉलिक्यूल्स आर हियर, 8 मॉलिक्यूल्स
of histones will be called histone octamer, and this हिस्टोन ऑक्टामर के ही सराउंडिंग में ये रैप्ड है डीएनए लॉन्ग थ्रेड एंड बिट्स ऑन स्ट्रिंग दैट वी हैव स्टडीड, and this packaging is not completed unless there will be coming one more protein that will be called non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins ये भी आपके लिए बहुत ही important है. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stains light. मैंने बताया था कि जब आप किसी भी स्लाइड पे अगर कुछ आप डाल रहे हैं, कोई भी मटेरियल आपने डाला, इस मटेरियल पर अगर आप कोई ड्रॉप डाल रहे हो, सपोज करो कि आपने एक इओसिन की ड्रॉप डाली, अब इसका क्या है ना, कलर चेंज हो जाता है. अब सपोज करो कि इसका कलर ये ब्लू हो जाता है, लेकिन इसकी सारी एरिया ब्लू नहीं होती है. इसकी देखिए देखिए कहीं कहीं पे मैं ब्लू लगा दिया, तो जहां पे कलर हो गया, जहां पे आपका स्टेंस लाइट है, तो उसको यू क्रोमेटिन कहेंगे. लेकिन जहां पे नहीं हुआ है उसको, जैसे यहाँ पे कलर हो गया है, आपका ब्लू कलर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन. जो स्टेन्ड हो जाता है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं. और डे स्टेन्स डार्क मीन्स कंप्लीट वो कलर को ले रहा है. अगर ये कलर लिया जा रहा था तो इसमें दिख रहा है हेट्रोक्रोमेटिन. लेकिन जहां पे कलर नहीं आया, लाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, लाइट स्टेन्ड है, तो उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं. यू क्रोमेटिन एंड heterochromatin. What are the differences? This is the work for you. Write 2 points about the differences. Okay, so don't be confused by these things. Only for understanding I write it. Now we can say euchromatin. and तो euchromatin ये क्या है ना, euchromatin lightly stained हो गया, lightly कलर एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन ये हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डार्क स्टेन्ड होंगे. तो ये जो नन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हम लोगों ने लाया, इसका हेल्प लिया पैकेजिंग के दौरान. some region of chromatin are loosely packed and they are referred to as euchromatin. The chromatin which is densely packed and stains dark are called as heterochromatin. तो euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatin is inactive. तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो. अबाउट दिस थिंग्स डिफरेंसेस समझ रहा है हम, डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि हेट्रोक्रोमेटिन में भी इनएक्टिव while euchromatin will be more active. ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इट विल बी मोर एक्टिव. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड अबाउट डीएनए पैकेजिंग. डीएनए पैकेजिंग में हम लोगों ने फाइनली यही पढ़ लिया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पैकेजिंग क्या होती है. डीएनए पैकेजिंग, प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियोइड कहते हैं. डीएनए प्रोटीन के साथ मिक्स होकर पैक होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है और प्रोटीन के साथ होता है. उस रीजन को, उस एरिया को, उस पोर्शन को न्यूक्लियोइड कहते हैं. जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ इसके इस एडवांस सिस्टम है. तो प्रोटीन्स को मैं यहाँ पे, प्रोटीन्स को हिस्टोन्स कहा जाता है. हिस्टोन्स के 8 मॉलिक्यूल्स को हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. हिस्टोन्स पे 2 एमिनो एसिड्स होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेसिक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं. वो कौन कौन होते हैं, लाइसिन होते हैं, वो लाइसिन और आर्गिनिन होते हैं. आप बार बार देख लो इसको, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो. देख कितनी बार पढ़ोगे इतना समझ में क्लियर आ जाएगा कि आपको फिर आप खुद भी सारी नोट्स खुद से लिख सकते हो. you have not to take help of any prepared notes. You want to take, you will write it with yourself. So we have studied, and another thing we had studied,
नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, विच हैज टू टाइप्स, वन इज एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, जो पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन है वो हायर लेवल में क्या है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं हम लोग, उसको नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स कहते हैं, एनएचसी प्रोटीन्स। ये क्या है, व्हाट आर एनएचसी प्रोटीन्स, तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स required for DNA packaging, required for DNA packaging at higher level. Another thing that we had studied, that is euchromatin and heterochromatin. So we can see it is lightly stained पोर्शन है और ये डार्क स्टेन्ड पोर्शन हो गया। We can say euchromatin is more active during transcriptional phase, but heterochromatin remains inactive। तो ये आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया। दो डिफरेंसेज हमने बताया कि आप पॉइंट आउट करो, तो मैंने दो डिफरेंस आपके लिख दिए हैं, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में। इस तरह से अगर आ जाए आपके पास डिफरेंसेस, क्वेश्चन आ जाए डिफरेंसेस और डिफरेंशिएट डीएनए पैकेजिंग of eukaryotes and prokaryotes, then also you can एक्सप्लेन आंसर दे सकते हो आप, इसको भी अच्छे से दे सकते हो कि यूकैरियोट्स कैसे होता है और प्रोकैरियोटिक्स कैसे होते हैं डीएनए पैकेजिंग। इट इज डिस्कस्ड अबव, इसका आंसर मैंने डिस्कस ऊपर पे किया है, आप इसको लिख लीजिए। So now the another topic we are going to start, that is as per book we are going to read, search for genetic material। जेनेटिक मटेरियल कैसे सर्च किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट वेर द एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू दैट कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए कौन सा डिस्कवरी किया गया था, तो इसके लिए अब हम लोग पढ़ेंगे 5.2 में, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन, आपको पहले ही पता है डीएनए को पहले हम लोगों ने न्यूक्लियन के नाम से जाना था, जिसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। बार बार मैं इस बात को लिख देती हूँ, बोल देती हूँ, इसलिए ताकि आप लोग जितनी बार सुने, जितनी बार लिखेंगे, आपके माइंड में वो सेट करता है नाम। मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियन की खोज की थी। दैट टाइम आइसोलेशन और बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थे, सो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नोन एज न्यूक्लियन, and the proposition of the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time। जिस टाइम न्यूक्लियन की खोज हुई थी उसी समय मेंडल की भी प्रिंसिपल आई थी। बट दैट डीएनए एक्ट्स एट जेनेटिक मटेरियल, ये बात जो है ये प्रूव कब हुआ, तो ये बाय 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। Previous discoveries by Gregor Mendel, Sutton and Morgan, numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cells। ये कुछ खास इसमें आपके लिए नहीं है, बट बात ये है कि आप उसको साइंटिस्ट के भी नाम आपके पास जरूर जानी चाहिए, आपके वो ग्रेगर मेंडल,
ग्रेगर मेंडल आप जानते हो, आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वाल्टर सटन एंड बवेरी, सटर एंड थॉमस टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन को हम लोगों ने पढ़ा है ड्रोसोफिला के केस के लिए, ड्रोसोफिला में। तो उस समय, जिस समय ग्रेगर मेंडल की मॉलिक्यूलर बेसिस की खोज हो रही थी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ रहे थे, दैट टाइम निक्लीन वाज आल्सो डिस्कवर्ड, निक्लीन भी हुआ है। तो इससे क्या है कि अब डिस्कवरी और भी क्लियर होता गया, और इस तरह से बहुत सारी चीज क्लियर होते गए, जो आंसर्स नहीं मिल पाया था उसको भी आंसर मिला। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए कौन साइंटिस्ट हैं? इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, the scientist name is very important। in 1928, अभी कितने साल चल रहे हैं बताओ? 2023। अब बताओ कि ये कितनी पुरानी बात है। ये लगभग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल कम। ये 28 की बात है, और अभी हमारा 2023 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी बात है। लेकिन उन बात को अभी तक हमें याद रखना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैव गिवन ए थ्योरी, दे हैव गिवन ए प्रिंसिपल, एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, दैट हैज बीन अप्रूव्ड। सो दिस पर्सन नेम, दिस साइंटिस्ट नेम is one of the important thing to be learned by every student, and related to which transformation, related to transformation. Transformation is the process Frederick Griffith discovered, process of ट्रांसफॉर्मेशन। बाई एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब क्या हो गया? जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उसको कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया काउज करता है। यू हैव सीन न्यूमोनिया इन several persons, and that has been caused, that is a bacterial disease, and that is caused by streptococcus pneumoniae, जिसमें कि मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। किनको? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ को। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ उस पर बहुत ज्यादा खोज किया उन्होंने। कैसे किया? क्योंकि उस लैब होते हैं ना, कल्चर्स किए जाते हैं उसमें, आर्टिफिशियल वे में डेवलप किया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, here we can say, बैक्टीरिया हैड चेंज्ड द फिजिकल फॉर्म, बैक्टीरिया ने अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर लिया। ये कैसे हो गया? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के बारे में जब देखा इन्होंने, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रोन किया गया, तो सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज while others produce rough colonies. This is because S strain bacteria have a mucus polysaccharide, एक कार्बोहाइड्रेटिंग कार्बो में टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड, और उसी का कोटिंग किया हुआ है उसके सेल वॉल पे। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पे पॉलीसैकेराइड वाज नॉट प्रेजेंट। सो जब माइस को इन्फेक्ट किया गया, किससे? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, तो वो डाई हो जाता है। बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया। तो अब आप समझ रहे हो कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर मैं कहूं, सबसे पहले अगर मैं बात कहूं ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मुझको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको क्या क्या इसमें लिखना है? सबसे पहला लिखना है डिस्कवर्ड, डिस्कवरी। तो कौन किए हैं? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। कब किए हैं? तो 1928 में। किस बैक्टीरिया पे इन्होंने डिस्कवरी किया था? तो इन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यू
न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा वर्ड को बार बार कहते हैं ना, बायोलॉजी में वर्ड्स को थोड़ा ब्रेक करेंगे तो मीनिंग निकलेगा। कोकस, कोकस का मतलब ही है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। कोकस कैसा बैक्टीरिया है, हैविंग स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है, हैविंग स्फेरिकल शेप। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई काउजेज न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के दो स्ट्रेन उन्होंने लिए, एक कहलाता था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जो सेल्स थे, इस सेल्स पे क्या था पाया जा रहा था, तो पॉलीसैकेराइड का कोट पाया गया। पॉलीसैकेराइड एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड कोटिंग था, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पर ऐसा कोई भी कोटिंग नहीं था। तो यू कैन थिंक आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उस पर ऐसा कोई कोटिंग नहीं था। तो अब क्या हुआ, जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से, और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों को माइस में डाला गया, बैक्टीरिया को डाला गया किसमें, माइस में। तो अब कौन किसमें क्या होता है अंतर, जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया तो माइस डाइस, बट आर स्ट्रेन डाला गया तो माइस अलाइव है। माइस क्या है, अलाइव है। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड इफ यू कैन स्टैंड बेटर, आई फील यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आराम से समझेंगे एंड यू विल राइट द नोट्स योरसेल्फ। मेरा ये है कि आप मेरी बातें लेक्चर सुन के आप ये नोट्स खुद से लिखेंगे। तो ग्रिफ्थ क्या किए, इन्होंने बैक्टीरिया को was able to kill the bacteria by heating them, उसको हीट कर दिया उन्होंने। heat killed S strain bacteria inject into mice did not kill them, क्योंकि एस स्ट्रेन से तो वैसे डाई हो जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने हीट करके दिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस में डाला, ऑलरेडी हीट किल्ड है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो इससे कि माइस डाई हो जाता था, उससे भी माइस नहीं मरा। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों में कुछ शेयरिंग हो गई, अंदर ही अंदर क्या शेयरिंग हो गई, अब ये देखेंगे हम लोग। एस स्ट्रेन हीट किल्ड और एस स्ट्रेन हीट किल्ड और प्लस आर स्ट्रेन लाइव। तो जो लाइव था और हीट किल्ड बैक्टीरिया दोनों को डाला गया जब माइस में, तो माइस डाई हो जाता है, जबकि माइस जिंदा रहना चाहिए था क्योंकि आर स्ट्रेन था, लेकिन इसमें हीट किल्ड बैक्टीरिया डाला गया साथ में, तो माइस डाइड। बट हीट किल्ड बैक्टीरिया ऑफ एस स्ट्रेन माइस कैन लिव। ये जस्ट ऑपोजिट केस आ गया जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। एस स्ट्रेन डालने से माइस डाई होते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, एस स्ट्रेन डालने से माइस जिंदा है, माइस अलाइव है। क्यों, बिकॉज दैट इज हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब माइस में डाला गया तो माइस अलाइव है, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जब डाला गया माइस में, तो माइस डाइस, माइस डाई कर जाती है। तो फिर क्या होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक कि हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का जो मिक्सचर दिया गया था और एक लाइव आर बैक्टीरिया डाला गया, तो माइस कैन नॉट बी अलाइव। तो अब इन्होंने सोचा क्या चीज था जिसके कारण ऐसा हुआ, जस्ट द केस हैज रिवर्स्ड। He recovered living S bacteria from the dead mice. He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed. यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया। R strain बैक्टीरिया जिससे कि माइस अलाइव रहता था, उस R strain बैक्टीरिया से माइस डाई हो गया। कैसे,
by the heat killed S strain बैक्टीरिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म किसको किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। सो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया had enabled the R strain to synthesize a small polysaccharide coat and become virulent। ये जो S strain बैक्टीरिया से पहले जब माइस को इन्फेक्ट किया गया, माइस में डाला गया, माइस में इंजेक्टेड किया गया, तो माइस डाई हो गए थे। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल and let us go on the notes. So this must be due to the transfer of genetic material. The biochemical nature of genetic material was not defined from this his experiment। इतना एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया बट इससे भी जेनेटिक मटेरियल क्लियर नहीं हुआ। आखिर क्या था जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल, किस कंपोनेंट को जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा? तो इन्होंने क्या किया, तो इस एक्सपेरिमेंट को तो आपको पढ़ना है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको पढ़ना है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हियर दो केसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेज है। जो फर्स्ट केस, फर्स्ट स्टेज आप देखोगे और सेकेंड स्टेज देख लो। फर्स्ट स्टेज में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस डाई हो जाता है, ये फर्स्ट स्टेज है। और इसका रिवर्स क्या हुआ है सेकेंड स्टेज में? तो फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं कि एस स्ट्रेन से माइस मर जाता है, लेकिन आर स्ट्रेन से बैक्टीरिया में माइस अलाइव रहता है। इट जस्ट गोज रिवर्स। व्हेन हीट किल्ड एस बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड, माइस रिमेन्स अलाइव, माइस रिमेन्स अलाइव। एंड व्हेन हीट किल्ड, अब ये मिक्सचर दिया गया, दिस इज द मिक्सचर। मिक्सचर किसके साथ किया गया? आर स्ट्रेन के साथ डाला गया एस स्ट्रेन को। तो जब डाला गया तो माइस कैन नॉट रिमेन अलाइव। तो मीन्स के प्रॉब्लम कहाँ है? माइस कैन नॉट बी अलाइव व्हेन पॉलीसैकेराइड कोटिंग इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। When we read further, we shall find it same thing here. Here you can see जब मिक्सचर डाला गया तो माइस डाई होते हैं because he recovered living S bacteria from the dead mice. R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria. S strain bacteria ने किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया? heat killed S strain bacteria transformed R strain bacteria by transforming its polysaccharide कोट। तो ये इन्होंने क्या किया? इनेबल कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। बाय ट्रांसफॉर्मिंग मीन सिंथेसाइजिंग, बाय ट्रांसफॉर्म नहीं, सिंथेसाइज हम लोग कह सकते हैं उसको, कि आर स्ट्रेन के पास जो पॉलीसैकेराइड कोट थी, synthesizing its polysaccharide coat. So this must be due to transfer of genetic material। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर 3 एक्सपेरिमेंट के लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड माइकल कार्टी। ये भी आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है। जब तक जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी नहीं हुआ था, प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, इनके पहले जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल किसको समझा जाता था? डीएनए को नहीं, प्रोटीन को समझा जा रहा था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा कब तक चलता रहा? जब तक कि इन्होंने
एवरी मैक्लियोड और मैकल कार्टी की एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुई तब तक ऐसा बात समझा गया कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये तब तक की बात है जब 1933 टू 44 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट हुए थे। और इसके पहले की बात जब भी हम देखेंगे तो वहां पर प्रोटीन को सपोज किया जा रहा था। एंड they work to determine biochemical nature of transforming principle and Griffith experiment। लेकिन ऐसा होता है साइंटिस्ट के डिस्कवरी जब होती है कुछ भी, कोई एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं भी हो, बट दैट एक्सपेरिमेंट मेक्स द बेसिक इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट ए न्यू पॉलिसी, टू फॉर्मुलेट ए न्यू प्रिंसिपल। कोई नया प्रिंसिपल बनाने के लिए जो पुराने एक्सपेरिमेंट किए गए, ऑल्दो द कंक्लूजन वाज नॉट क्लियर, उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन बहुत क्लियर नहीं हुआ, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, बट इट प्रोवाइडेड ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करके दूसरे साइंटिस्ट्स के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है, ताकि कि एक नया प्रिंसिपल जनरेट किया जाएगा। तो ग्रिफ्थ की जो एक्सपेरिमेंट थी वो बेकार नहीं गई। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ही उन लोगों ने वर्कआउट किया, डिटरमाइन किया कि सच में इस एक्सपेरिमेंट में बायोकेमिकल नेचर है क्या, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में क्या था। तो दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स। व्हाट आर द बायोकेमिकल्स? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब को हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं। From the heat killed S cells to see which one can transform live R cells into S cells। अब R cells को S cell बना देना, तुम लोग सभी तुरंत देखे हो ना कि R cells को S cell बना दिया। कैसे? इसकी जो पॉलीसैकेराइड कोट इसमें नहीं थी, R cells, लेकिन R cells के साथ जब S स्ट्रेन डाला गया था तो क्या हो गया? माइस कैन नॉट बी अलाइव। इट मीन्स क्या हुआ कि S सेल की पॉलीसैकेराइड इसमें आ गई। एस सेल की पॉलीसैकेराइड किस में आ गई? तो आर सेल में आ गई। पॉलीसैकेराइड कोटिंग जैसे भी माइस क्या हो गया? माइस कैन नॉट बी अलाइव, माइस डाई। तो ये जो एस सेल से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, दे डिस्कवर डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया, यहाँ पर ही क्लियर इन्होंने क्या किया? डीएनए किया है, इससे डीएनए के कारण ऐसा हुआ। DNA from S bacteria causes R bacteria to become transformed। तो what are the biochemicals? Protein, DNA, RNA को कहते हैं। From heat killed S cells to see which ones could transform live R cells into S cells। They also discovered that protein digesting enzymes, protease, and RNA digesting enzyme, RNase, did not affect transformation। You can understand how did they come to the principle, they come to the conclusion that DNA is the main genetic material। DNA only due to DNA R cells has been changed into S cells, और R cells में S cells की क्वालिटी आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग हो गई, और जब R cells को डाला गया तो माइस कैन नॉट बी अलाइव। So this was the principle of transformation, very important। And so the transforming substances was not a protein or RNA। Digestion with DNA did inhibit means रोकना। इन्होंने digestion with DNA जो है ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है, suggesting that DNA causes the transformation। 3 एंजाइम लिया गया, जैसे आप पढ़े कि बायोकेमिकल्स क्या है, तो डीएनए है, आरएनए को भी कहा जा सकता है, प्रोटीन को भी कहा जा सकता है। तो पहले के एक्सपेरिमेंट के अनुसार प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सपेरिमेंट हुई, ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अनुसार क्या हुआ? प्रोटीन की जो एंजाइम दी गई प्रोटीएज, तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई खास अंतर नहीं आया। आरएनएज, जब आरएनएज डाला गया तो भी कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जब डीएनएज डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड थी, जो प्रोसेस थी, वो वहां पे इनहिबिट हो गई, ये डीएनएज। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। Even then, when there is any principle given by one scientist, but it is not accepted by all scientists at a time, फिर इसको और प्रूव करना पड़ा। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. तो टुडे वी हैव स्टडीड, कंक्लूडिंग हम लोग कर लेते हैं आज की जो टॉपिक हो गई. तो आज की टॉपिक में हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा. बिकॉज मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक्स है, मैं चाहती हूँ सेंटेंस आपका जो डीएनए टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उसको एकदम लाइन बाय लाइन आप इसको समझ जाएं. कोई भी बुक में ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आ रहा है. डीएनए पैकेजिंग और हम लोगों ने पढ़ लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, और हम लोगों ने अब तक के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ किया जा रहा है. प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए ये पढ़ा. ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेल्प करूँगी. नेक्स्ट वीडियो, इफ़ यू लाइक you can comment for live stream. If you write yes, I will understand. Yes, we need live streaming. Then live streaming will be also done. It will depend upon the number of students if they want. Otherwise I will be preparing the video and publishing it for your help, only for your help, because I am thinking that if it will be a help to any student, it will be a great help to all. Okay, thank you very much. And I think everyone has understood today's topic. If you have understood, please write yes, you have understood it clearly. Now we just conclude our lesson. Okay, thank you, thanks very much. Wait for my next video. Once again, thank you, thanks a lot to all of you, all students, for watching my video. Okay.